मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज संसदीय कार्यवाहियों पर चर्चा करेंगे कि संसद में कौन कौन से काम किस प्रकार से संपादित किए जाते हैं। संसद का जो मूल शब्द है फ्रेंच भाषा के पार्लेमा से बना है और पार्लेमा का मतलब होता है विचार विमर्श करना, बात करना। तो संसद वह स्थान है जहां पर बातें होती हैं। किस प्रकार की बातें? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संसद के सदस्य आपस में विचार करते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं। क्योंकि संसदीय शासन की व्यवस्था भारत में की गई है, इसलिए पूरा सदन दो भागों में स्पष्ट रूप से बटा होता है। एक को सरकारी दल या बहुमत दल कहते हैं और बाकी को विरोधी दल या प्रतिपक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। कुछ ऐसे भी दल हो सकते हैं जो सरकारी दल का या बहुमत दल का सरकार मंत्रिपरिषद से अलग रहते हुए समर्थन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संसद स्पष्ट रूप से दो भागों में बटी रहती है। एक को कहते हैं बहुमत दल, दूसरे को कहते हैं अल्पमत दल या विरोधी दल। तो बहुमत दल अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है और विरोधी दल सरकार के कार्यों की आलोचना करता है। आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना का अर्थ यह होता है कि यदि सरकार कोई भी काम करती है या मंत्रिपरिषद किसी विषय पर निर्णय लेती है तो उस निर्णय में त्रुटियां, कमी, कसर, दोष ढूंढे जाते हैं और इनकी ओर विरोधी दल मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित करता है। पूरे देश में काम कोई करता है तो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। सबसे ऊपर में राजनीतिक कार्यपालिका होती है, उसके नीचे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। तो सरकार नीतियां बनाती है और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। स्वाभाविक है, कहीं चूंकि मनुष्य ही सब कार्यों को करते हैं, मनुष्य ही सभी प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हैं, कानून बनाते हैं, कानून को क्रियान्वित करते हैं, तो इनके कार्यों में त्रुटियों का होना, कमियों का होना, कसर का होना स्वाभाविक है। तो ये जो काम करते हैं इसका परिणाम अच्छा निकला या दुष्परिणाम सामने आया। यदि दुष्परिणाम निकल रहे हैं, यदि किसी नीति का गलत प्रभाव पड़ रहा है आम जनता पर, तो ऐसी चीजों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और सरकार को सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करना, बाध्य करना, यही है आलोचना का मूल तत्व। लेकिन हम अपने देश में देखते हैं कि विरोधी दल विरोध करने के लिए विरोध करता है कि चूंकि वह विरोधी दल है और विरोधी दल का काम है सरकार के कार्यों का विरोध करना, इसलिए वह विरोध करने पर हमेशा उतारू रहता है। सरकार चाहे कोई भी अच्छा काम करे, चाहे कोई भी गलत काम करे या कोई संकीर्ण नीतियों से प्रेरित होकर कोई काम करे, विरोधी दल प्रत्येक स्थिति में भारत में सरकारी दल का विरोध करता है। तो यह विरोध व्यक्त करने का या आलोचना करने के कौन कौन से साधन हैं या संसद किन किन उपायों से सरकार को नियंत्रित करता है विरोधी दल, ये हम संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत देखेंगे। तो कौन कौन से संसदीय प्रक्रिया में चीजें होती हैं? सबसे पहले है प्रश्नकाल। प्रतिदिन जब भी संसद की बैठक हो, प्रायः सोमवार से शुक्रवार तक बैठकें होती हैं, शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टियां होती हैं, शुक्रवार भी आधे दिन का काम होता है और सरकारी काम सोम, मंगल, बुध, गुरु 4 दिन होते हैं। 5वें दिन शुक्रवार को, जो कि हाफ टाइम वाला या आधे दिन का कामकाज होता है, वह शुक्रवार विरोधी दलों के लिए या अल्पमत दलों के लिए सुरक्षित छोड़ दिया जाता है और बाकी 4 दिन सरकार के द्वारा सरकार जो भी यहाँ पर प्रस्ताव पेश करती है, विधेयक पेश करती है, उन विषयों पर चर्चा होती है। तो
संसद की बैठक जब कभी भी हो, पहला घंटा प्राय 11 बजे इसकी बैठकें शुरू होती हैं, तो पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। मतलब संसद के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न जब कभी भी किसी सदस्य को पूछना होता है, वह उस प्रश्न को लिखित में बना करके सदन के महासचिव को सौंपता है। सदन का महासचिव संबंधित मंत्री को वह प्रश्न भेजता है, देता है। मंत्री, संबंधित विभाग का मंत्री उस विषय को अपने अधिकारियों को देकर के, अपने सचिव को देकर के यह कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर जितनी जल्दी हो सके तैयार करके आप हमको दीजिए। प्रायः मंत्री 10 दिन के अंदर उन प्रश्नों का जवाब तैयार कर लेते हैं और फिर स्पीकर को, सदन के अध्यक्ष को सूचित करते हैं। तो ये प्रश्न भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं तारांकित प्रश्न, दूसरे को कहते हैं अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि प्रश्न पूछने वाला सांसद उस प्रश्न पर एक स्टार बना देता है, तारा बना देता है, जैसे यहां पर बना हुआ है तारा, ऐसे तारा बना देता है। और यदि कोई प्रश्न पूछने वाला सांसद तारांकित प्रश्न पूछता है या उस पर स्टार बना देता है, तो उस प्रश्न का उत्तर संबंधित विभाग का मंत्री मौखिक रूप में देता है। और यदि तारांकित नहीं किया, स्टार नहीं बनाया, तो उस प्रश्न का उत्तर संबंधित मंत्री लिखित रूप में देता है। जहां प्रश्न मौखिक रूप में दिया जा रहा है, मतलब बोल के उसका उत्तर दिया जा रहा है, तो प्रश्नकर्ता को यह अधिकार होता है कि वह उस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछ सके। पूरक प्रश्न, जैसे परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा, पूरक परीक्षा, इसी प्रकार से प्रश्न पूरक प्रश्न, उसी विषय से संबंधित अन्य प्रश्न पूछने को पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो मौखिक प्रश्न, मौखिक उत्तर, फिर पूरक प्रश्न। यदि तारांकित नहीं है उस प्रश्न में, तो उस प्रश्न का उत्तर संबंधित मंत्री लिखित रूप में देता है। तो उसको पढ़ने की आवश्यकता यदि हो तो संबंधित मंत्री पढ़ करके सुना देता है पूरा सदन को, अन्यथा उसको टेबल पर रख दिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि उस प्रश्न का उत्तर संबंधित मंत्री ने दे दिया। तो ये पूरक, ये प्रश्न हुआ तारांकित और अतारांकित। 1 घंटा तक प्रतिदिन बैठक के दिनों में 1 घंटा का समय इस प्रकार के प्रश्नकाल के लिए आरक्षित रहता है। पहले से तय होता है कि 1 घंटा जो है प्रश्नकाल होगा। हाँ, एक बात यहां पर ध्यान रखें, प्रश्नकाल में किसी विषय पर बहस या वाद विवाद नहीं होता। यहां पर केवल प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। दूसरा, अल्प सूचना प्रश्न। मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण विषय पर किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा, तो वह स्पीकर से अनुरोध करता है, महासचिव से अनुरोध करता है कि इस प्रश्न का उत्तर शीघ्रातिशीघ्र दिया जाए। यदि स्पीकर उस पर सहमति दे देता है, तो संबंधित मंत्री को सूचित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर यथाशीघ्र तैयार करके हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो होता यह है कि स्पीकर जब मंत्री उस किसी प्रश्न पर उत्तर तैयार कर लेता है, तो वह मंत्री स्पीकर को सूचित करता है कि अमुक प्रश्न का उत्तर तैयार हो गया है, इसलिए उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तब स्पीकर या सदन का अध्यक्ष उस प्रश्न पूछने वाले सदस्य को संबोधित करता है, पुकारता है। तब फिर संसद का वह सदस्य या सदन का वह सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए उस प्रश्न को पूछता है। जो प्रश्न उसने पहले 10 दिन पहले से दे दिया है, उस प्रश्न का उत्तर मंत्री ने तैयार कर लिया है, तो अब वह सदस्य उस प्रश्न को पूछता है, संबंधित मंत्री उस प्रश्न का उत्तर मौखिक या लिखित रूप में देते हैं। यदि मौखिक उत्तर हुआ तो उस पर पूरा प्रश्न भी वह सदस्य पूछ सकता है। अल्पकालीन ये अल्प सूचना प्रश्न, ये महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल जानकारी मांगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है शून्यकाल। 1 घंटा के बाद, 1 घंटा पहला घंटा हुआ प्रश्नकाल, उसके बाद दूसरा घंटा
उसे शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल का मतलब क्या है? शून्यकाल का मतलब जब कभी भी संसद की बैठकें होती हैं तो संसद का एक एक मिनट का समय बहुत ही कीमती होता है। इसलिए संसद की संबंधित समिति पूरे संसद के प्रत्येक दिन के बैठकों की पूरी कार्यवाही को नोट करती है। मतलब कि कौन कौन से दिनों में किन किन विषयों पर चर्चा होगी, मिनट टू मिनट, इसके बारे में पूरा कार्यक्रम, पूरा एजेंडा तैयार करता है। स्पीकर की इस पर स्वीकृति दी जाती है और पूरा एजेंडा तय होने के बाद फिर उसी एजेंडा के अनुरूप स्पीकर काम करता है। तो दूसरा घंटा का जो समय, पहला घंटा तो प्रश्नकाल हो गया, दूसरा घंटा को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल वह है जहां पर किसी विषय पर चर्चा पहले से निर्धारित नहीं होती, जीरो है। बाकी पूरा समय, जैसे प्रश्नकाल 1 घंटा, इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने प्रश्नों का उत्तर हो जाए ठीक है। बाकी शून्यकाल के बाद जो भी कार्यवाही होती हैं, पूरा कार्यक्रम पहले से तय होता है। कौन सा प्रस्ताव रखा जाएगा, कौन सा विधेयक पेश किया जाएगा, पूरी चीजें पहले से तय होती है। लेकिन शून्यकाल वह काल होता है जिस समय में कोई विषय पहले से निर्धारित नहीं होता और यहां पर 1 घंटे का समय मिलता है सदस्यों को कि वे किसी विषय पर यहां पर चर्चा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रश्न कोई सांसद पूछता है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए संबंधित मंत्री बाध्य है, गोपनीय विषय को छोड़ करके। तो मान लीजिए ऐसे पर गोपनीय विषय पर किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा तो संबंधित मंत्री उस विषय को गोपनीय बताते हुए उत्तर देने से इनकार कर सकता है। लेकिन बाकी प्रश्नों का उत्तर देना मंत्री के लिए जरूरी है। लेकिन शून्यकाल में जिस विषय पर चर्चा होती है, प्रायः उस विषय पर चर्चा होती है जिस विषय के बारे में किसी सांसद ने, किसी सदस्य ने प्रश्न काल में कोई प्रश्न पूछा हो और उसका उत्तर किसी मंत्री ने दिया हो। मान लीजिए किसी मंत्री ने कोई उत्तर दिया, वह उत्तर संतोषजनक नहीं है, उसके बारे में और कुछ जानकारी वह सदस्य मांगना चाहता है, लेना चाहता है, स्पष्टीकरण लेना चाहता है, तो ऐसे विषयों को शून्यकाल में उठाया जाता है। लेकिन इस शून्यकाल में जिन विषयों को उठाया जाता है, शून्यकाल में मंत्रियों को जवाब देना, उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। प्रश्नकाल में प्रश्नों का जवाब देना जरूरी है, लेकिन शून्यकाल में मंत्रियों को जवाब देना आवश्यक नहीं होता। संसद के सदस्य अपनी बातें कह सकते हैं, यदि मंत्री के पास जवाब है जवाब दे सकता है, और यदि नहीं है तो वह जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण विषय हो गया तो मंत्री स्पीकर से अनुरोध करके कुछ समय की मांग कर सकता है। इसके बाद आधे घंटे की चर्चा, इसको सप्ताह में 3 दिन स्पीकर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आधे घंटे की चर्चा, अमुक विषय पर आधे घंटे की चर्चा होगी। प्रायः लोक महत्व के किसी विषय पर स्पीकर पहले से तय नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे देश में घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं के संदर्भ में किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा के लिए स्पीकर अनुमति दे सकता है। और यह आधे घंटे की चर्चा प्रायः सप्ताह में 3 बार या 3 दिन के लिए होती है। इसके बाद अल्पकालीन चर्चा, इसे भी सप्ताह में 2 या 3 बार के लिए अनुमति होती है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर थोड़े से समय के लिए चर्चा, 1 घंटा 2 घंटा, इस प्रकार से समय निर्धारित किया जाता है और यह भी स्पीकर तय करता है। इसके बाद स्थगन प्रस्ताव। स्थगन का मतलब, इसका दूसरा शब्द है काम रोको प्रस्ताव। अभी जैसे कि पहले चर्चा हुई, संसद का मिनट टू मिनट पूरा एजेंडा पहले से तय होता है। लेकिन मान लीजिए देश में ऐसी कोई घटना घट गई जिस घटना पर तत्काल विचार करना जरूरी है, तब संबंधित सदस्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना स्पीकर को देता है। यदि स्पीकर उस विषय से सहमत
हो जाते हैं तब स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है। मतलब सदन की नियमित कार्यवाही रोक करके उस महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल चर्चा करने की अनुमति स्पीकर देता है। मतलब कि संसद की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है और उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा तत्काल होती है। इसे कहते हैं स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। सदन का काम रोक दो और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा पहले होनी चाहिए। यह है काम रोको प्रस्ताव, क्योंकि संसद सदस्य और इसके लिए 50 सदस्यों की सहमति वाला आवेदन पत्र या पत्र स्पीकर को मिलनी चाहिए। जब 50 सदस्य एक आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहते हैं तब स्पीकर उस पर विचार करता है, क्योंकि सांसदों को, सदन के सदस्यों को यह आशंका है कि यदि इस पर विचार न किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो फिर जब स्पीकर कन्विंस हो जाए तो फिर स्पीकर उस विषय पर काम को प्रस्ताव की अनुमति देता है। इसके बाद अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। मान लीजिए देश में कोई महत्वपूर्ण, कोई गंभीर घटना घट गई, उस घटना की ओर सदस्य सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हैं। किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जाता है। यदि स्पीकर अनुमति देता है तो उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। विशेष करके शाम के समय 3-4 बजे, 4-5 बजे के आसपास ध्यानाकर्षण सूचना को ग्राह्य किया जाता है और 2-3 घंटे तक उस विषय पर चर्चा होती है। मंत्री भी उन प्रश्नों का, उन बातों का जवाब देता है। 8वां है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के किसी कार्य या किसी नीति को लेकर के संसद के सदस्य या सदन के सदस्य निंदा प्रस्ताव रखते हैं। निंदा प्रस्ताव पर मतदान होता है लेकिन पास नहीं होता। यदि होता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। एक बात ध्यान रखें, संसदीय शासन में मंत्री परिषद के द्वारा रखा गया कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक, कोई भी कागज, कोई भी पत्र, कुछ भी हो, लोकसभा में उसको हर कदम पर पारित होना चाहिए। यदि पारित नहीं हुआ या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार की इच्छा के विरुद्ध पारित हो गया सदन में, पहले सदन में, लोकसभा में, तो उसे मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है और मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। संसदीय शासन का पहला सूत्र है कि मंत्री परिषद का मूल आधार लोकसभा में उसका बहुमत के द्वारा समर्थन है। तो जब तक लोकसभा में बहुमत का समर्थन मंत्री परिषद को प्राप्त है तब तक मंत्री परिषद जो भी काम करेगी, जो भी प्रस्ताव रखेगी, जो संकल्प रखेगी, जो विधेयक रखेगी, जो भी रखेगी, लोकसभा से पारित होना अनिवार्य है। यदि पारित नहीं हुआ तो उसे मतलब यह हुआ कि मंत्री परिषद को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं और उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। तो किसी मंत्री के किसी कार्य की निंदा करने के लिए या मंत्री परिषद के कार्य की निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव भी रखा जाता है। और है 9वां अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एक लाइन का होता है और विरोधी दल के सदस्य प्राय इसको रखते हैं। उस एक लाइन में लिखा रहता है, यह सदन मंत्री परिषद पर अविश्वास व्यक्त करता है। एक लाइन का प्रस्ताव। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी प्रधानमंत्री से अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आदेशित किया तो वह विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में एक लाइन का प्रस्ताव रखता है कि सदन मंत्री परिषद पर विश्वास व्यक्त करता है, एक लाइन का, और फिर उस पर मतदान होता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना बहुमत साबित करने के लिए एक लाइन का प्रस्ताव रखा राष्ट्रपति का आदेश के अनुरूप, लेकिन एक वोट, जब मतदान हुआ तो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने त्याग पत्र दिया। फिर देवेगौड़ा को
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बनाया। तो एक लाइन का प्रस्ताव होता है। तो जब संसद के विरोधी दल के सदस्य, लोकसभा में विरोधी दल के सदस्य एक लाइन का प्रस्ताव रखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, कि सदन मंत्रिपरिषद पर अविश्वास व्यक्त करता है, यदि स्पीकर ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी तो उसके लिए फिर वाद विवाद का समय तय किया जाता, चर्चा का समय तय किया जाता है। हो सकता है एक दिन में यदि पूरी चर्चा ना हो तो दूसरे दिन भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें विरोधी दल के सदस्य क्रमवार 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आक्षेप लगाते हैं सरकार पर दोषारोपण करते हैं, उसकी गलतियों की ओर, उसकी त्रुटियों की ओर, उसके द्वारा की गई गलतियों की ओर मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित करते हैं और अंत में फिर प्रधानमंत्री उन सभी आरोपों का जवाब देता है और जवाब देने के बाद फिर मतदान होता है। यदि मतदान में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। लेकिन यहां पर भी वही बात, मंत्रिपरिषद के हाथ में बहुमत का समर्थन रहता है और जब तक मंत्रिपरिषद के हाथ में बहुमत का समर्थन है, लोकसभा के बहुमत का समर्थन है, तब तक मंत्रिपरिषद की हार नहीं हो सकती। इसके अलावा पूरी संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत जहां कहीं भी मतदान होता है या विरोधी दल के सदस्य मतदान की मांग करते हैं तो उस मतदान के समय सरकार की विजय होनी चाहिए, सरकार की हार नहीं होनी चाहिए। अर्थात सरकार की इच्छा के विरुद्ध लोकसभा से कोई भी प्रस्ताव या संकल्प पारित नहीं होना चाहिए। तो जब इस प्रकार की मांग की जाती है सदस्यों के द्वारा, विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा, तो स्पीकर भी थोड़ा सा सचेत रहता है कि मान लीजिए बहुमत दल के सदस्य बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में यदि सदन में बैठे हैं और विरोधी दल ने मांग कर दी मत विभाजन की, तो स्पीकर भी इसको ध्यान देता है कि ऐसे छोटी मोटी चीजों के आधार पर सरकार के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। स्पीकर भी बचाने का पूरा प्रयास करता है। मान लीजिए स्पष्ट बहुमत है मंत्रिपरिषद को, लेकिन कई सदस्य अनुपस्थित हैं और ऐसा मौका देख करके विरोधी दल यदि इस अवसर का फायदा उठाना चाहता है तो स्पीकर उसको चेक करता है, देखता है, सरकार को बचाने का पूरा प्रयास करता है और तब फिर वो मतदान का आदेश देता है। ये है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में एक बात महत्वपूर्ण और है कि अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में केवल एक बार प्रस्तुत किया जा सकता है, एक से अधिक बार नहीं। साल भर में 3 सत्र होते हैं लोकसभा के, बजट सत्र, पावर सत्र, शीतकालीन सत्र। तीनों सत्रों में एक एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार आप पेश कर सकते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 लोकसभा के सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तब उसको विचार करेगा स्पीकर कि इसको स्वीकार किया जाए या नहीं। ये संसदीय कार्यवाहियों के बारे में जानकारी। अब देखें थोड़ा सा विशेषाधिकार भंग। सदन को, दोनों सदनों को कई प्रकार के विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इन विशेषाधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सदन के अध्यक्ष की होती है। लोकसभा में स्पीकर को, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को। और दोनों मुखिया, सदन के दोनों मुखिया अपने अपने सदनों के विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई समाचार पत्र संसद सदस्यों पर कोई मिथ्या आरोप या आक्षेप लगाता है, वह यदि किसी गलत या झूठी चीज का प्रकाशन करता है अथवा जिन शब्दों को या जिन चीजों को कार्यवाही से निकालने का आदेश सदन के अध्यक्ष ने दे दिया है, उन चीजों का प्रकाशन करता है। मान लीजिए कोई सदस्य ने कोई गलत बात कह दी भाषण देते हुए, तो मान लीजिए स्पीकर ने देखा, चेक किया, उसको लगा कि ये गलत चीज है, अच्छी ये ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए सदन में, उसको उसने कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया। संबंधित सदस्य को खेद प्रकट करने के लिए या क्षमा मांगने के लिए आदेशित किया, वो सब हो गया। तो इसका प्रकाशन कहीं भी नहीं होना चाहिए।
मान लीजिए कोई समाचार पत्र ऐसी चीजों का प्रकाशन कर देता है तो इससे सदन की अवमानना होती है और फिर सदन उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है। जैसे एक बार पहले एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता था, उसका नाम है ब्लिट्स। उसके संपादक थे R.K. करंजिया। तो ब्लिट्स में संसद सदस्यों के विरुद्ध के बारे में कोई गलत बात मिथ्या ढंग से प्रकाशित की गई थी। जैसे ही लोकसभा को पता चला, संसद सदस्यों ने इसके बारे में आवाज उठाई और फिर R.K. करंजिया संपादक को सदन में बुला करके उनको चेतावनी दी गई, उनकी भर्त्सना की गई। तब फिर करंजिया ने क्षमा मांगी, क्षमा मांगने के बाद उनको क्षमा कर दिया गया। तो सदन ऐसे कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही करता है। कैसी कार्यवाही? कि उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को कारावास की सजा दी जा सकती है, उसको बुला करके उसकी भर्त्सना की जा सकती है, उसको चेतावनी दी जा सकती है। यदि मान लीजिए वह शासकीय कर्मचारी अधिकारी है तो उसको सेवा से पृथक किया जा सकता है। और ये जो भी सजा होगी इसके बारे में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। एक बात ध्यान रखें, संसद भवन के अंदर जो भी कार्यवाही होगी, जो भी काम होगा, उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इस माने में सदन का अध्यक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। न्यायालय को इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह है संसदीय कार्यवाही। आज के लिए आपको धन्यवाद। फिर अगली चर्चा करेंगे।